हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जहां पर आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, हमें पता है कि वो यूके विजिट पर है। वहां पर ही उन्होंने एक हाउस की, दैट इज योर कैथम हाउस के, वहां पर ही वॉज इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे बहुत से सवालों का उन्होंने जवाब दिया जिसे आप इंडिया का ऑफिशियल स्टांस मान सकते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि आपके देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बता रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उस चीज को आप इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस मान सकते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम कंसर्न इस वक्त दिख रहा है दैट इज द स्ट्रेटजीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जिसके ऊपर जयशंकर जी ने कहा है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं दैट इज मोर और लेस इन फेवर टू इंडिया। राइट, क्योंकि बहुत टाइम से, एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, 2 के बाद से वेस्ट एज अ ब्लॉक देखा जा रहा था, जिसके अंदर यूएसए जो है वो प्राइम इम्पटस पे था। बट नाउ जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसके अंदर यूएसए अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज भारत भी सपोर्ट करता है। ऑलराइट, और इसके अंदर उन्होंने काफी सारी बातें की हैं, जैसे यहां पर देखिए, आई थिंक फ्रॉम द प्रेसिडेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, द वन बिग शेयर्ड एंटरप्राइज जो हमारे पास है दैट इज क्वाड। हमारी जो क्वाड जो है 4 नेशंस का, वो सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेफरिंग है हमारी ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ। मोर ओवर वी हैव अ फेयर शेयर और वेल प्लेइंग फील्ड है सभी के साथ। ठीक है, और इस तरीके का कोई इशू नजर नहीं आता है जैसा इस वक्त नेटो और यूएसए के बीच में नजर आ रहा है। ऐसा कोई स्टांस हमारे बीच में नहीं है। वी हैव अ फेयर इक्वल प्ले। ऑलराइट, उसके बाद यहीं पर एक और चीज जो उन्होंने कही है दैट वी हैव अ डीप इंटरेस्ट, की जिस तरीके से अब वो अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, सर्टेन कोलैबोरेशंस के अंदर वो अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, मशीन हो, एआई हो। ठीक है, जिन चीज़ों के लिए भी वो कलेक्टिवली आगे आ रहे हैं, जिन इंटरेस्ट को कोलैबोरेशंस के लिए वो आगे आ रहे हैं, वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद ही साबित होने वाली हैं। ऑलराइट, और इसी के अंदर उन्होंने कहा कि जो यूएसए ने बात की है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग करेंगे ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट करता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर रहे सबके लिए और इक्विटेबल रहे कि हाँ सभी उसको अफोर्ड कर पाए। भारत हमेशा से इसके हक में रहा है। ऑलराइट, तो आपको इस पूरे आर्टिकल से काफ़ी कुछ ऐसा क्लियर हो जाएगा कि जो भी कुछ अभी हुआ है, चाहे वो ब्रिक्स की करेंसी के एज सच में हो, इंडियन करेंसी से रिलेटेड हो, अमेरिकन डॉलर से रिलेटेड हो, उन्होंने बोला है कि ऐसा तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी निकाल देंगे जो आपकी डॉलर को चैलेंज करने वाली है। ये फैक्ट क्लियरली सही नहीं है। इसके अंदर और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर नीचे फॉलो अप होनी है। ऑलराइट, तो पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं एक बार, तो आप एक चीज से क्लियर हो जाते हैं कि इंडिया इतना भी ज्यादा डिप्रिशिएटेड, या आप कह सकते हैं इतना ज्यादा खुद को वल्नरेबल पोजीशन में नहीं समझ रहा है जितना कि होना चाहिए था, या ऐसा माना जा रहा था कि कल के टैरिफ रेट्स के बाद शायद भारत का स्टांस थोड़ा सा वल्नरेबल साइड पर चला गया है। ठीक है, ना ही तो हम पूरे वर्ल्ड की तरह जैसे चाइना और कनाडा कंप्लीटली रिटेलिएट कर रहे हैं वैसा कोई स्टांस रख रहे हैं, ना ही हम कंप्लीटली यूएसए को क्या कर रहे हैं कि उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। वी आर ऑन आवर ओन ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, हमारा खुद का एक पोर्शन है जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से आप अपना स्टांस रखते हुए अपनी चीजों को क्लियर रख रहे हैं। ऑलराइट, यही चीज आने वाले दिनों में थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन के साथ आ जाएगी जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आ जाएंगी। अभी जो इन्होंने यहां पर बोला है बैठकर, दैट इज मोर और लेस कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड वो हम डेराइव कर सकते हैं। एक और इशू जो यहां पर उठा दैट वाज रिलेटेड टू पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात हुई तो जयशंकर जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है
वो बहुत प्रिसाइज डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो जो कि उस दिशा में पहला स्टेप था, फिर उसके बाद वहां पर मोर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना हो, तीसरे नंबर पर वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का गठन करना हो जो अभी अच्छे से फेयर तरीके से इलेक्शंस होकर हटे हैं। तो हर तरीके से वी आर ट्राइंग टू टेंगल आउट कि उस पूरे एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है, कैसे वहां पर चीजें सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, सिर्फ एक इशू है जहां पर पाकिस्तान ने जो है कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो चीज है जो हमें हर हाल में सॉल्व करनी है, और जैसे ही पाकिस्तान क्विट बैक कर जाएगा तो कश्मीर का इशू बचेगा ही नहीं, दैट विल बी रिजॉल्व। ठीक है, तो ये चीज जो है ये अगेन थोड़ा सा आप कह सकते हैं अगेन हमने यही रिटेलिएट किया है दैट यस जो कश्मीर इशू है भारत के लिए उसे आई एश्योर यू दैट कश्मीर इज सॉल्व। सी यहां पर आप देख सकते हैं होल्डिंग इलेक्शन वॉज स्टेप नंबर 3। आई थिंक द पार्ट वी आर वेटिंग फॉर इज द रिटर्न ऑफ द कश्मीर। ऑलराइट, उस कश्मीर का सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो उस कश्मीर में नहीं है जो भारत के पास है। अगर कश्मीर में कोई इशू है जो जेन्युइन इशू है तो वो ये है जहां पर पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है। जिस दिन वो चीज हट जाएगी कश्मीर के अंदर कोई इशू नहीं बचेगा, ऐसा आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं। अगेन ही इज री एम्फेसाइजिंग ऑन दैट कश्मीर इज ओनली ऑफ इंडिया एंड उसी स्टांस को लेकर हम हमेशा से चलते आए हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखिए अगली जो न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू हेयर अनलॉक विकातन वेबसाइट वंस इट टेम्परेरीली ड्रॉप्स प्राइम मिनिस्टर्स दैट योर कार्टून्स। देखिए ये पूरा मामला है क्या, ये कंपनी है विकतन नाम की जिन्होंने अपनी जो डोमेन है vikatan.com के ऊपर, ये कार्टून कंपनी है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फनी कार्टून्स बनाए थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को जो है वो चैलेंज आउट कर दिया था, इनको बैन करने के लिए बोल दिया गया था, इस पब्लिक डोमेन में इसकी एक्सेस बंद कर दी थी। ठीक है, उस चीज के अगेंस्ट में ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं, मद्रास हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर द कंपनी सेइंग कि दे आर टेकिंग अवे आर राइट्स। यहां पर देखिए आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर में। सबसे पहला आर्टिकल दिस 19 क्लोज टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ओनली 8 ग्राउंड्स जिसकी वजह से जो भी इश्यूज हैं उन्हें पब्लिक डोमेन से बाहर रखा जा सकता है। वो क्या क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर रिलेटिंग टू डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन। अगर ये 8 चीजें हैं तभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें लग रही है कि वो इन 8 के वायलेशन में है तो नेचुरली उस इंफॉर्मेशन को आप पब्लिक डोमेन से हटा सकते हैं, ऐसा हमारा क्लोज 19 क्लोज 2 आर्टिकल बोल रहा है, जिसके अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी जाती है। वहीं पर आपकी कुछ रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेशंस हैं। दूसरी जो एक्सेस मिलती है गवर्नमेंट को दैट इज 69A ऑफ IT एक्ट 2000 जो आइडेंटिफाई करता है रीजंस जिसकी वजह से अगर सेंटर चाहे तो वो डायरेक्शंस लगा सकता है टू ब्लॉक द पब्लिक एक्सेस। ये दोनों ही आर्टिकल्स चाहे वो 69A हो IT एक्ट का या फिर 19 क्लोज 2 हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सरकार किन चीजों की मदद लेकर किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन के अंदर पब्लिसाइज होने से रोक सकती है। ठीक है, इस दोनों ही क्लोजेस के अंदर आपकी जो कंपनी है विकतन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बोला कि हमने इनमें से कोई भी ऐसी ग्रोस वायलेशन नहीं की है। ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपके मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो आपके अटॉर्नी गए हैं उन्होंने बोला दैट क्योंकि ये वाला जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं दैट दिस जो आपने कार्टून बनाया है वो सीधे सीधे आपके 19 क्लोज 2 और 69A के अंदर जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसको उन्होंने रीजन बनाया है कि फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बात आ रही है क्योंकि आप सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की नहीं USA के प्रेसिडेंट की भी फोटो का कार्टून बना रहे हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको एक सिनेरियो समझा देगा कि किस किस चीज के थ्रू बैन लगाया जा सकता है, क्यों बैन लगा है। कहीं ना कहीं इसको इस चीज के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन हम पब्लिकली अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको कर्टेल किया जा रहा है जस्ट बिकॉज एक फनी कार्टून बन गया है। बिकॉज द कंपनी सेइंग वर्ल्ड ओवर बहुत सारे डिप्लोमेट्स के लीडर्स के कार्टून्स पब्लिश होते हैं तो ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता है।
ठीक है। इसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला है कि आप इस साइट को पब्लिक डोमेन में वापस लाने की परमिशन दे दीजिए जब ये लोग टेम्परेरली उस कार्टून को हटा दें, ठीक है। इसी चीज को रीफर्बिश करते हुए आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है दैट ये चीज पहले भी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जो इंटरिम स्टे लगा था उसके बाद जो हमारी कमेटी अपॉइंट की गई थी उन्होंने भी यही बोला कि जब आप हटा देंगे कार्टून्स जिसकी वजह से सारी दिक्कत क्रिएट हुई है तो नेचुरली आप पब्लिक डोमेन के अंदर फिर से पब्लिश कर सकते हैं, आपकी एक्सेस जो है वो कर्टेल नहीं होगी, उसे फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको पूरा का पूरा आप कह सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसके एम्बिट में लेकर जा रहा है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन दैट इज आर्टिकल 19 आईटी एक्ट वहां पर लेके जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके जा रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सॉरी, नॉट आरटीआई, इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है, तो उसी के एम्बिट में रहकर आपको ये केस स्टडी के तौर पे डेफिनेटली काम करने वाला है, बिकॉज आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम हेयर अगेन, 2 लोगों को मार्च करते हुए देखा गया जिसकी पिटाई करते हुए, और ये बिलीव किया जा रहा था कि ये लोग जो है वो बीफ का काम करते हैं, काउ स्लोटर का काम करते हैं, ठीक है। अब नाउ द इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन, जहां पर रेडिकल ग्रुप्स के सामने आ रहा है कि पुलिस वालों ने ये चीज़ की है, किस तरीके से हुआ है। अगेन इनके ऊपर जो कंटेम्पलेशंस है वो काफ़ी हैवी हैं कि इन्होंने लगभग 1000 काउज को डेथ किया है, जो वॉन्डरिंग काउज होती हैं उनके बीफ वगैरह को ये बेचते हैं, किस तरीके से चीज़ें करते हैं। इट इज़ जस्ट अ रीड आउट आर्टिकल जहां पर आपको केस स्टडी के तौर पे ये चीज़ें दिख जाएंगी, मॉब लिंचिंग वगैरह के केसेस हो गई, इस तरीके की न्यूज़ हो गई, ये सारी उसी एम्बिट में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है दैट इज फ्रॉम हेयर बैंगस वैली, ठीक है, नियर एलओसी, उसको इको टूरिज्म के लिए प्रमोट करने की बात कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। रीजन बीइंग क्योंकि इस बार सोनमर्ग, गुलमर्ग, हर जगह बहुत ज़्यादा, आपके पहलगाम वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट देखा गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इन सभी लोकेशंस पर अनप्रेसिडेंट तौर पर डेवलपमेंट की जा रही है, होटल्स बन रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कन्वीनियंस सर्विसेज के लिए जितना भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चीज़ें की जा सकती हैं वो सब हो रहा है, और हैफजार्ड मैनर में हो रहा है, जिस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या आप कह सकते हैं उसको थोड़ा सा आप डाइवर्ट करने के लिए ये आपकी वैली है बेंगस वैली, जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, श्रीनगर से 100 किलोमीटर अवे है, ऑलराइट, और इसको डेवलप करने की बात कर रही है बिकॉज वहाँ पर हॉट एयर बैलून जैसा कि इमेज में दिखाया भी गया है, इस तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ की जाए ताकि टूरिस्ट के लिए यहाँ पर भी इक्वल प्रोबेबल सपोर्ट्स बन सके, ठीक है, एक ही जगह पर पूरा का पूरा इन्फ्लक्स ना हो, उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए ये स्टेप लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज में आ रहा है दैट इज दिस, 26/11 के एक्यूज हैं, पिछले ही दिनों कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एक्स्ट्राडिशन का इनकी परमिशन दे दी गई थी, ठीक है, कि इन्हें भारत एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, ऑलराइट, एंड इट इज तहावुर राना जिनको वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स माना जाता है 26/11 का, जो यूएसए के अंदर असाइलम ले रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इनके एक्स्ट्राडिशन पेपर्स को साइन कर दिया था कि इन्हें वापस जल्द से जल्द भारत भेज दिया जाए। अब इन्होंने वहां पर कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है दैट टू ऑन इमरजेंसी बेसिस, जिसमें इन्होंने क्लेम किया है कि क्योंकि ये एक पाकिस्तानी मुस्लिम है तो इनके साथ आपकी जेल के अंदर जो टॉर्चर है, जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होगा, और जिस तरीके से ये बीमार चल रहे हैं, इनकी इलनेस की क्राइटेरियाज हैं, उसके चलते ये जो जेल है ये किसी डेथ पेनल्टी से कम नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है अब ये वहाँ की कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहाँ पर सुनवाई हो रही है, देखने लायक रहेगा कि किस तरीके से चीज़ इनके फेवर में जाती है या नहीं, बट यस ये चीज़ ज़रूर है दैट ही हैज़ ट्राइड टू केटर समथिंग डिफरेंट, जिसके अंदर ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है, हमारे फर्स्ट सीडीएस जो ऑस्ट्रेलिया विजिट पर गए हैं ताकि दोनों देशों के अंदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और बेहतर हो सके, जो आपको इमेज में दिख भी रहा है, जनरल अनिल चौहान विद एडम जेम्स लाइबर्ट, ठीक है, लाइब्रैंड, जो आपके ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के अंदर मिले हैं, और इन्होंने बात की है एडवांस्ड कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड प्रायोरिटीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी इंक्लूडिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डिप्लॉयमेंट फ्रॉम ईच अदर्स टेरिटरीज। जो आपका इंडियन ओशियन से लेके ऑस्ट्रेलिया
वहाँ पर पूरा का पूरा जो मैरीटाइम एरिया है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कॉपरेशन हो सके, कोऑर्डिनेट हो सके, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके, उस सभी चीज़ों से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आपकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर ये डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं डॉक्टर जनरल अनिल चौहान हैं इस वक्त पे, और वो पहली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया विजिट पर निकले हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कंक्लूडिंग पैरा के अंदर कि ज़्यादातर ये जो दोनों देश हैं वो काम कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के रिलेशंस मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग किए जा सके, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट बनते हुए दे कैन काउंटर आउट चाइना इन दी साउथ, ये इंडियन ओशियन वाले रिजीम के अंदर। राइट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू INSV तारिणी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर पूरे विश्व की परिक्रमा कर रही हैं आपकी 2 नेवी ऑफिसर्स, जिसके अंदर मेनली आपकी फीमेल ऑफिसर्स हैं, दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ठीक है, जो नाविका सागर परिक्रमा सेकंड इसको कहा जा रहा है, उसके एक्सपेडिशन पर हैं, और अभी हाल फिलहाल में इन लोगों ने फॉकलैंड के जो आइलैंड है वहां से टेक अवे किया है, दैट इज पोर्ट स्टेनले से। ठीक है, ड्रेक पैसेज जो आपका सदर्न ओशियन के अंदर साउथ अमेरिका और सदर्न ओशियन के बीच में अंटार्कटिका वाले रीजन में सबसे वन ऑफ द टर्बुलेंट वाटर्स माना जाता है विश्व भर में, वहां से ड्रेक पैसेज को क्रॉस करते हुए नाउ दे वर स्टेइंग एट पोर्ट स्टेनले ऑफ फॉकलैंड आइलैंड। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये कहां पर है फॉकलैंड आइलैंड्स, ठीक है, किसकी टेरिटरी है ये भी बता दीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, तो आपको वहां पर ये लोग काफी दिनों से स्टे कर रहे थे, जहां पर दूर दूर से जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो इनसे मिलने भी आए हैं। वो हैरान है देखकर कि इन्होंने मेजर अपनी जर्नी का चंक पूरा कर लिया है। नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड केप टाउन, ठीक है, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद डेफिनेटली दे विल बी हेडिंग टुवर्ड्स गोवा। इस आर्टिकल के अंदर आपको पूरा का पूरा 5 लेग्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू ये पूरी जर्नी हुई है, जहां पर ये लोग गोवा से स्टार्ट हुए थे। पहले लेग के अंदर दे स्टार्टेड विद दिस गोवा टू फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर फर्मेंटल से लिटलैंड न्यूजीलैंड, वहां से फिर पोर्ट स्टेनले, और अब फॉकलैंड आइलैंड से पोर्ट स्टेनले से अब ये केप टाउन की तरफ निकल चुके हैं, और केप टाउन से फिर से ये गोवा पहुंच जाएंगे। ठीक है, लगभग ये जो जर्नी है दैट विल कवर 23,000 नॉटिकल माइल्स इन अबाउट 240 डेज, और ऐसा करने वाले ये लोग जो है वो सेकेंड सफल एक्सपेडिशन माना जाएगा। ठीक है, काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, पिछली बार पिछले महीने भी ये न्यूज में था जब ये लोग यहाँ पहुंचे थे फेब के महीने में। ऑलराइट, अब ये यहाँ से टेक ओवर कर चुके हैं, नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स पोर्ट योर दिस केप टाउन, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये पूरा वॉयज एक बार इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इट कैन बी यूज्ड एज एन असेट इन योर आंसर राइटिंग, इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स इन एनी मैनर। ऑलराइट, तो ये दोनों ही सूरतों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आज के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम हेयर, यहाँ से देखिए, खालिस्तानीज की इशू फिर से एक बार देखने को मिली है, बिकॉज इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन के अंदर हाई कमीशन का जो ऑफिस है वहाँ पर लोगों ने तिरंगा हटाकर खालिस्तानी फ्लैग्स को रेज करने की कोशिश की थी। एंड अगेन जो कल अभी हमने पहले फ्रंट पेज के ऊपर जो पूरा कन्वर्सेशन किया एस जयशंकर के प्रोग्राम के बारे में, उसी प्रोग्राम में जब बाहर वो जिस वेन्यू पर वो लोकेटेड था वहाँ पर आपको खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके जो कॉन्वॉय है जयशंकर जी का उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की है, इन द सेंस वहाँ पर नारेबाजी वगैरह सब करने की कोशिश की है, और इस चीज़ को लेके दोनों ही देशों के बीच में फिर से स्ट्रेंगल्ड माहौल हो गया है। रीज़न बीइंग क्योंकि जिस भी देश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सिक्योरिटी का जो प्राइम कंसर्न है वो होस्ट नेशन का रहता है। ठीक है, तो इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस आया है अगेन यही आया है कि उन्होंने दे आर कॉलिंग यूके टू लिव अपॉन इट्स डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन डिप्लोमेट आपके यहाँ आते हैं तो होस्ट कंट्री की ये बाउंड्री लिमिटेशन बन जाती है कि वो हर तरीके से इस तरीके के प्रोटेस्ट को दूर रखें, इस तरीके की चीज़ों को दूर रखें। ठीक है, और आपके डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी की तरफ काम करें। ऑलराइट, नाउ दिस हैज़ बिकम अ ग्लोबल न्यूज़ ना कि खालिस्तानीज ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया,
तो वो एक्लेम्ड जो फेम है वो उनको मिल रहा है, एंड वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं होना चाहिए ऑन द फर्स्ट चांस जिसके अंदर आपके डिप्लोमेट्स को इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़े। ठीक है, तो पहले वाली चीज़ें भी बड़ी बाद में आराम से नॉर्मलाइज हुई थी। इसमें इंसिडेंट 2023 का मेंशन किया गया है। ठीक है, जब हाई कमीशन के ऊपर आया था और उसके बाद फिर से नवंबर के अंदर दोबारा गए थे जयशंकर, ताकि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस कॉर्डियल हो सके। एंड नाउ अगेन इट हैज़ हैपेंड, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट येस, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट बियरेबल, और ये चीज़ आपके उन्होंने भी बोली है, ब्रिटेन ने भी बोली है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका विजिट के लिए जाएंगे, और ये हो सकता है तब जाएं जब बिम्स्टेक की जो समिट है वो आपकी पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक जो है होने वाली है, और उससे पहले प्रोबेबली वो कोलंबो होकर जाएंगे। ठीक है, जहां पर वो वन ऑफ दी हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स है उसकी क्या करने वाले हैं, इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी टाइम से कोर्डियल चल रहे हैं। मेजर जो इश्यूज आ रहे हैं वो बांग्लादेश और नेपाल के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर फिर भी चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज्ड वे में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिसंके यहाँ पर आए थे, वन ऑफ द मेजर लाइन ऑफ क्रेडिट लेकर गए हैं। पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोनों ही देशों के जब दो बड़े आप कह सकते हैं जो बड़े ऑफिसेज हैं जो वो मिलते हैं, बातचीत होती है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ निकल के आता है और दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो एक तरफ जाते हैं। तो जीएस पेपर 2 IR के लिए आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वहाँ से आप इसका थोड़ा सा आइडिया अपने लिए रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू AI कोश, जहाँ पर आप अपने डाटा के बिल्ड मॉडल्स और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक जगह, कोश मतलब जैसे धन का कोश, धन को कोश बोलते हैं ना, वही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसके अंदर हम कोश डेवलप कर रहे हैं, जहां हम सारा वन वे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर हम रिपोजिटरीज इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। द इंडियन AI डाटाबेस प्लेटफॉर्म, सी हियर इट इज वन ऑफ द 7 पिलर्स ऑफ इंडिया का जो AI मिशन है उसका वन ऑफ द वो है ये मिशन है। ठीक है, वन ऑफ द टारगेट है कि हमारा एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो, डाटाबेस हो, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली अवेलेबल हो। ठीक है जी, तो उस चीज़ के बारे में है। GPUs दैट इज़ आपकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह की बात की गई है। डीप सीक को काउंटर करने के लिए भारत ये सारी चीज़ें कर रहा है ताकि हमारे यहाँ भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके जिसको हम पब्लिसाइज कर सके। उस सब चीज़ों से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, आपको इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम कॉलेजियम अगेन। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 124 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन थर्ड जजेस केस के बाद इट वाज सीन दैट देयर इज अ कॉलेजियम सिस्टम सेटअप हुआ। ठीक है, जो फाइनलाइज किया गया थर्ड जजेस केस के बाद, जिसके अंदर आपके CGI और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस ये रिकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज कौन होने वाला है। और ऐसा इस बार जो आ रहे हैं दैट इज कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस जोयमला बागची, जो नेक्स्ट टॉप कोर्ट के अंदर आने वाले हैं। लगभग 6 साल की सर्विसेज रहेंगी और उसके बाद ही विल बी इन द लाइन टू बिकम द नेक्स्ट CGI ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रिटायरमेंट है मेजरली वो 25 मई 2031 को है, तब तक ये लाइन में लग चुके होंगे CGI बनने के। एंड मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू, क्योंकि CGI जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी लगता है, तो ये CGI बनकर ही रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से देखिए, अगेन कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से है, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, कैसे रिमूवल प्रोसीजर है, ये सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में, किसके पास ये पूरी अथॉरिटी है। जैसे पार्लियामेंट के पास बाय लॉ अथॉरिटी है कि वो नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कॉलेजियम न्यूज़ में आया, आप मान के चलिए कि जुडिशरी न्यूज़ में आ गई है, तो वो आपको, वैसे भी जुडिशरी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनाती है, और अब कॉलेजियम न्यूज़ में आ गया तो वहाँ से आप प्रोबेबल आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस एकेडमिक लिंक बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, पिछले काफ़ी दिनों से एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं न्यूज़ में चल रही थी, दैट इज़ द डेथ ऑफ अ नेपालीज वुमेन कैंडिडेट, 3rd ईयर की स्टूडेंट, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो अपोजिट काउंटर पार्ट थे, जो मेल फ्रेंड थे, उनके दबाव में आकर शायद लड़की ने ऐसा फैसला लिया है।
ठीक है। जितने भी नेपाली स्टूडेंट थे वो सब इस चीज़ को लेके रोष में आए, बिकॉज ऐसा माना जा रहा था कि लड़की ने बहुत बार कंप्लेंट की बट दे वर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। और इसके अंदर एक आधी चीज़ और भी ऐड हुई कि पहले बोल दिया गया कि सभी नेपाली स्टूडेंट्स खाली कर दें, उसके बाद जब ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर चली गई, गवर्नमेंट लेवल पर चली गई चीज़ें, तो दोबारा से कलिंगा यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को बैकआउट कर लिया। बट ये आर्टिकल आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देगा। ऐश की रिपोर्ट की स्टडीज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से देखिए, जो ऑल इंडिया सर्वे है उसका डाटा बता रहा है कि आपके यहाँ लगभग 46,878 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से जो हाईएस्ट शेयर है वो नेपाल के स्टूडेंट्स का ही है, राइट। और नेपाल के जो हाईएस्ट है वो टोटल फिगर लगभग 34,000 के पास रही है 2012-13 में, और अब वो बढ़ चुकी है, ठीक है। दैट इज नियरली 28%। सबसे पहला ये। उसके बाद आप इसके अंदर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि किस तरीके से एनरोलमेंट रेशो, पीएचडी, एमफिल, हर एक प्रोग्राम के अंदर आपके एनरोलमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतिहास ये बता रहा है कि इंडिया की जो एंसेस्ट्रल टाइम्स है वहाँ से ही नेपाल से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। पहले वो किसके लिए ओपन थे, देखिए यहाँ पर पेइंग अ कर्सरी लुक, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा कि दार्जिलिंग वगैरह और बनारस के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से गोरखाज वाला जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा यहाँ से पढ़े हैं, गुरुकुल सिस्टम चला है। आफ्टर दैट रॉयल फैमिली के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लेने लग गए। तो ये सारा कुछ आपको एक तरीके से आप ये मान के चलिए, इट इज़ जस्ट अ रीड आउट आर्टिकल। मेन यहाँ से आपके लिए ऐश का डाटा है जो ये ऑल इंडिया सर्वे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना है और नेपालीज कितना है, बिकॉज इंडिया नेपाल रिलेशन में वो कहीं आपसे छोटा मोटा पूछ सकता है। पूरा आप इसको कह सकते हैं डिटेल आप इसकी, अगर इट इज़ अ जस्ट रीड आउट आर्टिकल, आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है, कि कैसे कैसी चीज़ें हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिगर्स जो हैं वो दिमाग में कुछ ऐसा याद करना है या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये सिर्फ एक रीड आउट आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा इम्पिटस आपको सिर्फ ऐश की जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर देना है। नाउ लास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड पेज, चाइना ने क्लेम किया है कि यूएसए जो कर रहा है वो सही नहीं है और ट्रेड वॉर कभी भी किसी के लिए फेवरेबल नहीं होता है। साथ के साथ उन्होंने ये भी रिटेलिएट किया है कि चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाइना हर तरीके से in any manner, either it is a trade war, tariff war or any sort of war, we are ready, ठीक है। हम आपको पूरा रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं और किसी भी सूरत में हम अपनी इकोनॉमी को भी हैम्पर नहीं होने देंगे। ये चीज़ भी वो बार बार रीअश्योर कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है दैट नो विनर्स आर देयर इन ट्रेड वॉर, और जो भी यूएसए कर रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। एंड वी आर नॉट डिनाइंग और नीदर वी आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा विल्दमार जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ही इज थैंकफुल टूवर्ड्स यूरोपियन नेशंस, क्योंकि यूएसए के स्टांस के बावजूद सभी यूरोपियन नेशंस जो हैं वो यूक्रेन की तरफ ज़्यादा आपको कह सकते हैं झुके हुए नज़र आ रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं या आपका सपोर्ट शो कर रहे हैं, उस चीज़ को थैंकफुल हो रहे हैं आपके दिस जेलेंस्की, ठीक है। तो ये आपका एक स्टांस है जिसके अंदर अगेन प्रीलिम्स से कुछ नहीं आने वाला है इस पूरी न्यूज़ से। दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप ने अब गाज़ा को जो है वो बोल दिया है कि आइदर यू फ्री ऑल दोज दी कन्विक्ट्स जिनको आपने पकड़ रखा है या फिर यू आर डेड, ठीक है। गाज़ा को कंप्लीटली इन्होंने चैलेंज आउट कर दिया है कि यूएसए जो है वो अपने मिलिट्री फोर्स करके आपको कंप्लीटली स्ट्राइप ऑफ कर देगा अगर आपने हमारी बात नहीं मानी है। तो अगेन समथिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है दैट इज़ फ्रॉम रिलेटेड टू, हेयर इट इज़, एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई है साउथ कोरिया के अंदर, जहां उनकी खुद के जेट्स ने बॉम्ब्स गिरा दिए सिविलियन नेशंस उसके ऊपर, और लगभग 8 से 10 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। 15 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, और ये पता ही नहीं चला है कि ड्रिल के दौरान, बिकॉज जो इनिशियल स्टडीज़ में सामने आया वो ये कि पायलट्स ने गलत कोऑर्डिनेट्स प्लेस कर दिए, जिसकी वजह से जो वो बॉम्ब्स हैं वो सिविलियन एरिया पर ड्रैग आउट हो गए, ठीक है। ये हो रहा था किसी एक्सरसाइज के दौरान जहाँ पर एक्सरसाइज प्रैक्टिस की जा रही थी, बट किसी भूल की वजह से, गलत कोऑर्डिनेट्स प्लांट होने की वजह से यहाँ पर अपने ही देश पर अटैक एक तरीके से बॉम्ब्स गिरा दिए, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वियर्ड एंड विच इज़ सॉर्ट ऑफ नॉट कंसिडरेबल, ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हैं वहीं पर अटैक्स हो रहे हैं, तो ये समथिंग विच इज़ नॉट इवन रेडी टू, लोग उसे समझना भी नहीं चाह रहे हैं, लोग उसे ले भी नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की न्यूज़ है ये,
ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन. वर्ल्ड पेज हैज़ लिमिटेड न्यूज़ बिकॉज रीजन बीइंग कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, यही सब चल रहा है जियो पॉलिटिक्स के अंदर. ठीक है, भारत के इंस्टांस से काफ़ी कुछ है इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड और इंडिया के अपने करंट अफेयर से रिलेटेड. आज के पेपर में बहुत कुछ आया आपके लिए. प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा न्यूज़पेपर को. देखिए, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर को अच्छे से समझना लें. ठीक है, समझना सीख लीजिए कि कैसे मुझे क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है. उसी को सपोर्ट करने के लिए आपकी ये वीडियो बन रही है. ऑलराइट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो आपका ही है, क्योंकि पढ़ना फिर भी आपको ही पड़ेगा. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर ज़रूर बताइएगा. एक आपको बताना है फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है और किसकी टेरिटरी है, और दूसरा आपको बताना है कि आपकी कोलिजियम दैट इज सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जजेस एट प्रेजेंट कितने हैं. ये दोनों आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देने हैं. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS. थैंक यू.